हाँ तो नमस्कार जी, वापस सबसे स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो आप लोग का मंथन क्यूबी सीरीज के अंतर्गत सिविक्स सब्जेक्ट आप लोग का जो है, जिसे पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र भी कहते हैं हिंदी में, इसका अध्याय 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं तथा 2011 से लेकर के 2024 तक इसके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो क्योंकि आपका जो सिविक्स का विषय है, इसमें कुल 5 अध्याय हैं, तो सभी अध्याय अपने में एक इम्पॉर्टेंट पद लगते हैं और सभी अध्याय स्टार्टिंग का आप लोग का जो अध्याय है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो उनको हम बता दें कि यह हमारा मंथन की हुई सीरीज जो है, इसके अंतर्गत हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हर एक विषयों का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं तथा उसका कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग सिविक्स का क्लास करने वाले हैं। सिविक्स के क्लास में आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है। और ये जो आपका सिविक्स का बुक है, इस जब बुक को आप उठाइएगा, बुक को जब पढ़ना शुरू करिएगा, तो यह आपका सोशल साइंस में या फिर सभी बुक में बात करें तो सबसे टफ सब्जेक्ट लगेगा आपको, क्योंकि इसमें इतना कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। खास करके आपका पहला दूसरा चैप्टर में और ज़्यादा ही कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका सबसे पहले हम लोग कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करवा देंगे और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर, हम लोग पार्ट 1 शुरू करने से पहले आपको नागरिक शास्त्र के बारे में बतला देते हैं। आपका, क्योंकि हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, नागरिक शास्त्र का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को पहले इस चैप्टर से पहले नागरिक शास्त्र के बारे में जानना होगा कि यह नागरिक शास्त्र है क्या। तो देखिए, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ये दोनों में अंतर है। राजनीति विज्ञान, इन दोनों में अंतर है। आपका जो राजनीतिक विज्ञान है, इसके जनक कहे जाते हैं अरस्तु को, इसका जनक कहते हैं राजनीतिक विज्ञान के। जो कि आपका अरस्तु जो थे वह कहाँ के निवासी थे, तो यह यूनान के निवासी थे। यह क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु कहते हैं। अरस्तु कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के निवासी थे। और बात करते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र के जनक की, तो इनका नागरिक शास्त्र का जन्म है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन यह आपके नागरिक शास्त्र के जनक है। तो इन दोनों का जनक आप लोग को याद रखना होगा कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है और आपका नागरिक शास्त्र के जनक कौन है। ठीक, तो आपका जो नागरिक शास्त्र विषय है, इस नागरिक शास्त्र विषय में आपका सबसे मेन जो टॉपिक है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र, या इसे भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि जनतंत्र कहते हैं इसे लोग, या प्रजातंत्र भी इसे कहते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है, सबसे पहले लोकतंत्र की बात करें तो यह लोकतंत्र किस भाषा का शब्द है, तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका उत्पत्ति आप लोग का जो ग्रीक में इसे कहते थे डेमोस प्लस क्रिसिया। डेमोस प्लस क्रिसिया, जिसमें जिसका आपको अनुवाद करेंगे तो यह हो जाएगा डेमोक्रेसी। जो कि अंग्रेजी में कहते हैं लोकतंत्र को। तो यहाँ डेमोस जो है, इसका अर्थ होता है आपका जनता, और क्रिसिया मतलब शासन। तो आपको पता होना चाहिए कि जनता द्वारा किया जाने वाला शासन आपका लोकतंत्र या जनतंत्र कहलाता है। अब आपका बात करें लोकतंत्र के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक और चीज़ है कि आपका जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र जो है शासन प्रणाली, ये 2 प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है, तो देखिए हमारा जो भारत है इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हम लोग का जो भारत है, हम लोग पहले अपने स्थान के जो MP होते हैं, MLA होते हैं, उनको वोट देते हैं, तब जाके वह हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं,
पहले हम लोग MP MLA को चुनते हैं, उसके बाद वह आपका प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट आप प्रधानमंत्री को ही चुनिएगा, अपने राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री को आप लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनिएगा। इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो अब लोकतंत्र की बात हो रही है तो लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग जानते हैं। परिभाषा, तो लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन परिभाषा आज तक किसने दिया है? आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन परिभाषा दिया है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, यह अब्राहम लिंकन कौन थे? तो यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। यह आपको याद रखना होगा कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो 16वें राष्ट्रपति थे, यह आपको याद रखना होगा। तो ये अब्राहम लिंकन जो थी इसका क्या परिभाषा दिए थे लोकतंत्र का? तो उनका परिभाषा था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि यह जो लोकतंत्र होता है इसमें आपका लोकतंत्र का सबसे केंद्र बिंदु आपका जनता ही होता है। मतलब इसमें इसका परिभाषा देखिएगा तो जनता का, जनता के लिए, और एक और शब्द का प्रयोग है तो जनता द्वारा। तो देखिए जनता का मतलब कि वैसा प्रणाली जिसमें जनता की भागीदारी हो, जनता का प्रणाली हो। जनता के लिए का मतलब जो वैसा प्रणाली जो जनता के लिए उपयोगी होती हो, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें जनता ही के लिए शासन प्रणाली किया जाता है। और जनता द्वारा मतलब कि हमारे ही जनता में से कोई एक व्यक्ति चुन करके हमारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन पाता है। तो इसे लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन परिभाषा कहा जाता है। क्योंकि आज तक इतना बेहतरीन परिभाषा, इतना सटीक परिभाषा किसी ने भी नहीं दिया है। तो लोकतंत्र का सबसे सटीक परिभाषा किसने दिया? तो अब्राहम लिंकन ने किया। इसे जब आप अंग्रेजी में अनुवाद करिएगा इस परिभाषा को, तो अंग्रेजी में होगा ऑफ द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फिर होगा आपका बाय द पीपुल, बाय द पीपुल, और फिर होगा आपका फॉर द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। तो यह एक सटीक परिभाषा था लोकतंत्र। तो यह सब तो बेसिक था आप लोग का, जो कि आप पहले से पढ़ चुके थे। अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में आप लोग को क्या समझना है। तो आपको सबसे पहला इसमें टॉपिक है सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता, विविधता व सामाजिक विभाजन। आपका 2 टॉपिक है इस चैप्टर में, सामाजिक विविधता एवं सामाजिक विभाजन। तो देखिए आप लोग का इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में कौन हमारे समाज के लिए सही है। तो सामाजिक विविधता क्या है और सामाजिक विभाजन क्या है, यह आप लोग को पहले समझना होगा। तो सामाजिक विविधता हमारे समाज के लिए अच्छा है। क्यों? तो सामाजिक विविधता का मतलब कि किसी क्षेत्र में, किसी समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हों, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हों, तो वह जगह सामाजिक विविधता। हमारे यहाँ सामाजिक विविधता बहुत है, क्योंकि ये हमारा जो भारत है यह किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है। इसमें हर राष्ट्र के लोग, हर एक धर्म जाति के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। तो यह हमारा सामाजिक विविधता हो गया। परंतु यह जो धर्म जाति के आधार पर लोग जो विभाजन करते हैं, मतलब कि जिस कुछ प्लेस में हुआ कि यही लोग जाइएगा, तो जब सामाजिक विभाजन, सामाजिक विविधता जब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, तब वह हमारे समाज के लिए हानिकारक होता है। क्योंकि सामाजिक विभाजन मतलब हो गया आपका बंटवारा करना, परंतु सामाजिक विविधता मतलब कि वह बंटवारा पहले से है, वह एक एकता का स्वरूप हो गया। तो सामाजिक विविधता हमारे लिए सही है, लेकिन सामाजिक विभाजन हमारे लिए गलत है। तो ये सामाजिक विभाजन हमारे लिए किस तरह से गलत है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें आपका 2 देश का उदाहरण दिया गया है सामाजिक विभाजन के लिए। सामाजिक विभाजन, तो सामाजिक विभाजन के लिए आप लोग को 2 देश का उदाहरण दिया गया है, जिसमें सामाजिक विभाजन को देखा गया है, जिन देशों पर प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला आपका हो जाएगा अमेरिका। चूंकि इसमें थी सामाजिक विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो काले एवं गोरे के आधार पर, काले और गोरे के आधार पर
इस यहाँ पे सामाजिक विभाजन कहा गया है। तो इसमें अमेरिका में भी सामाजिक विभाजन हुआ था। किस आधार पर? तो रंग के आधार पर, काले रंग के आधार पर और गोरे रंग के आधार पर। गोरे लोग ही केवल ट्रेन में चढ़ेंगे, वरना फर्स्ट क्लास बोगी में चढ़ेंगे, काले लोग नहीं चढ़ पाएंगे। इस तरह का रंग भेद किया जाता था। तो यहाँ जो अमेरिका में यह जो रंग भेद था, यह जो सामाजिक विभाजन था, इसका अंत किसने किया? तो एक व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका के समाज में यह जो काले एवं गोरे के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसका समापन इनके ही द्वारा किया गया था, मार्टिन लूथर किंग। तो इनका नाम आप लोग को याद रखना होगा। तो पहला सामाजिक विभाजन का स्वरूप हमने अमेरिका में देख लिया। चलिए अब दूसरा स्वरूप कहाँ पे देखने को मिला? तो आप लोग का दूसरा जो स्वरूप था सामाजिक विभाजन का था, वह था नीदरलैंड में। नीदरलैंड में आपका सामाजिक विभाजन का स्वरूप देखने को मिला। इसमें आप लोग का धर्म के आधार पर किया जाता था कैस्ट। एक था आपका कैथोलिक था और एक था प्रोटेस्ट। बाद में इन लोग में भी संधि हो गया था। तो अब नीदरलैंड में भी इसका प्रभाव सामाजिक विभाजन का देखने को एक समय पे मिला था। अब आप लोग का जो मेन चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी तो सत्ता की साझेदारी है क्या और इससे का क्यों आवश्यकता है हमारे लिए, उसको समझने के लिए हमें दो देशों का उदाहरण लेना होगा। पहला आपका देश है बेल्जियम और आपका दूसरा जो देश है वह है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों देशों में जो सत्ता की साझेदारी बाद में हुआ, किस प्रकार से हुआ और यह क्यों जरूरत था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोनों देशों में बारी बारी से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम, ठीक। तो देखिए बेल्जियम जो है यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यह आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक। इसका क्षेत्रफल काफ़ी कम है। बेल्जियम का जब आप क्षेत्रफल का बारे में करेंगे तो हमारा जो भारत का हरियाणा राज्य है, हरियाणा उसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है। आबादी की बात करें यहाँ पर, आबादी यानी जनसंख्या की, तो यहाँ का आबादी भी कम है, केवल 1 करोड़ यहाँ की आबादी लगभग होगा, ठीक। बात करें इसका राजधानी के बारे में, राजधानी तो बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स। इसे आप लोग को याद रखना होगा कि बेल्जियम का राजधानी का क्या है। तो यह तो था बेल्जियम के बारे में। अब हम जानते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ, ऐसा किस प्रकार का वहाँ पे बनावट था जिसके बाद में उसे वहाँ पे बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी करना पड़ गया। तो देखिए बेल्जियम जो है इसका मैप हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए बेल्जियम का यही मानचित्र है। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कोई देश होता है तो देश में केवल ज़रूरी नहीं कि उसी देश के नागरिक रहते हों, वहाँ पे अन्य भी देश के नागरिक रहते हों। तो जो बेल्जियम या पूरा देश था, इस पूरे देश की हम लोग बात करें तो इस पूरे देश का जातीय बनावट इस प्रकार से था। इसमें 59% जो थे डच भाषी थे, डच भाषी 59% थे, ठीक। और इसमें 40% थे फ्रेंच भाषी, मतलब फ्रांस के रहने वाले, और बचे 1% आपके जर्मनी भाषी रहते थे। यह हम बात कर रहे हैं बेल्जियम पूरे देश के बारे में। और वहीं पे हम लोग जब बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच रहते थे, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, और इसमें 20% रहते थे डच वासी। तो देखिए जब आप देखिएगा इसके पूरे मानचित्र इसका पूरा ब्रुसेल्स में, मतलब पूरे बेल्जियम में, तो पूरे बेल्जियम में डच बहुसंख्यक थे, मतलब डच लगभग 60% थे। वहीं केवल राजधानी में फ्रेंच बहुसंख्यक है, फ्रेंच 80% है। वहीं पे डच जो डच पूरे बेल्जियम में जो डच फिर 60% था, वहाँ पे मात्र वह 20% वहाँ की राजधानी में था, जिस कारण वहाँ का जो राजधानी था उसके साथ उस देश का समन्वय अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पा रहा था। ये जो मैप आप देख सकते हैं, इस मैप में ही आपको बतलाया गया है। इसमें आप लोग जब आप मिटाइएगा इसको इरेज करके, तो इसमें पता चलेगा कि इसमें 59% पूरा बेल्जियम में डच हैं, 40% फ्रेंच हैं और मात्र 1% जर्मनी है। वहीं राजधानी में ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच हैं और 20% मात्र डच हैं। तो इसमें आप लोग का
अंतर हो जाता था, तो बाद में इसके लिए अंतर के लिए बहुत सारा सत्ता में साझेदारी करना पड़ा, क्योंकि जब तक सत्ता में साझेदारी का मतलब है कि सभी जगह समन्वय स्थापित ना हो। तो सब सत्ता में साझेदारी करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। क्षेत्रीय व सांस्कृतिक विविधता को दोनों जगह सुधारा गया, तब जाके वहाँ पे एक समन्वय स्थापित हुआ, वहाँ के लोगों में एकता जागृत हुई। बाकी इसी प्रकार से फिर 1970 से लेकर 1993 तक इनमें संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, ताकि किसी का भी वहाँ पे लड़ाई होने का कोई भी साधन ना रहे। बाद में केंद्र और सरकार तीनों स्तरीय कानून बना दिया गया, तथा केंद्र सरकार को अलग अलग बांट दिया गया, तो जिससे कि वहाँ पे समन्वय स्थापित हो गया, वहाँ पे एक ठेस अच्छा सरकार बैठ गया और वह देश अभी खुश है। लेकिन यही हम लोग को एक और एग्जाम्पल पढ़ना है श्रीलंका देश के बारे में। जब आप श्रीलंका देश की बात करेंगे तो श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब हम लोग श्रीलंका की बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ। तो हम लोग ने देखा कि बेल्जियम में पहले लोगों में अंतर था, क्षेत्र के आधार पर अंतर था, परंतु बाद में उन लोगों में एकता आया और उन लोगों ने समन्वय स्थापित कर लिया। वो समन्वय स्थापित हुआ आप लोग का सत्ता में साझेदारी करके, मतलब सत्ता का विभिन्न प्रकार से बंटवारा करके, इस प्रकार से अपना सत्ता का बंटवारा किया, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले हर एक लोग खुशी से रह सके। तो वहाँ पे सत्ता में साझेदारी हुआ और वहाँ सब चीज़ ठीक हो गया। अब श्रीलंका की जब हम लोग बात करेंगे, श्रीलंका देश की, तो इसको आपको किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यह आप लोग का जो श्रीलंका है यह हमारे ही महाद्वीप में एशिया में पड़ता है, क्योंकि यह हमारा पड़ोसी देश है। इसका आबादी बात करें तो यह उससे ज़्यादा है, 2 करोड़ आबादी है, बेल्जियम से ज़्यादा है। अब इसमें भी जातीय बनावट थी, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी जातीय बनावट थी। इसका जातीय बनावट की बात करें, श्रीलंका के जातीय बनावट मतलब कौन कौन से जाति रहते थे, तो यहाँ पे बहुत ही पहला थे सिहली जो कि बहुसंख्यक थे। इसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म के लोग आते थे, जो कि 74% थे श्रीलंका में। फिर बात करते हैं हम लोग तमिल की, तमिल बोलने वाले लोग, तो तमिल यहाँ पे रहते थे 18% यहाँ पे तमिल रहते थे। और इस तमिल में भी आपका मूल तमिल मतलब वहाँ के रहने वाले तमिल 7% थे, और भारतीय तमिल जो भारत से पलायन करके गए थे वह 5% थे, जो बंधुआ बना करके ले गए थे। और अंत में ईसाई धर्म के लोग मात्र 7% थे। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यह जो सिहली है यह बहुसंख्यक है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिहली के बोलने वाले लोग रहते थे, जिसमें अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग थे। तो स्वतंत्रता तो श्रीलंका को मिल गया 1948 में ही, 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिल गया। स्वतंत्रता के बाद इसके श्रीलंका में दबदबा किसका रहा, तो सिहली का रहा, क्योंकि सिहली वहाँ पे ज़्यादा थे, जिस कारण से वहाँ का जो राष्ट्रभाषा सिहली को बना दिया गया। तो इससे और तथा सिहली जो जाति सिहली भाषी जो लोग थे, उन लोग को कॉलेज में, सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में सभी जगह छूट देने लगा। और वहाँ का जो राष्ट्रीय धर्म है वह बौद्ध धर्म को बना दिया गया, संरक्षक धर्म बना दिया गया बौद्ध धर्म को, क्योंकि सिहली में ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। तो जिससे कि वहाँ का जो आम जनता थे, जो में तमिल लोग थे, ईसाई लोग थे, वह सब नाखुश होंगे। जाहिर सी बात है कि आप लोग वहाँ कम भी हैं जो लोग, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, और उनके हर एक चीज़ में हक उनका सिहली वालों को दे दिया जाता था, जिससे कि वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हुए। उसके बाद तमिल जनता ने एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया, और उसके बाद पहला मांग रखा कि तमिल को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, तमिल राष्ट्रभाषा बनाया जाए। यह लोगों का मांग था, जो भी लोग विरोध में थे उसका। और दूसरा था कि शिक्षा और जो रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षा और रोजगार में समानता रहना चाहिए, समानता, क्योंकि शिक्षा और कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में सिहलियों को ज़्यादा छूट मिलता था, तथा नौकरियों में प्राथमिकता मिलती थी। तो उन लोग का मांगे था कि इन दोनों मांगों को पूरी की जाए, तो वरना हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। तो उन लोग द्वारा
किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया और यह मांग नहीं सुना गया, जिससे कि लोगों ने, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने एक संगठन बनाया, जिसका संगठन का नाम रखा लिट्ठे। लिट्ठे संगठन का नाम रखा, जिसमें ऐसा संगठन था जो कि दोनों समुदायों के टकराव करने लगा। मतलब इस लिट्ठे का मुख्य उद्देश्य यही था कि उन लोगों ने हमारा जो भी हमने मांग रखा उसको ठुकरा दिया है, जिससे कि अब विरोध करना है। तो लिट्ठे जो थे इन लोगों ने मिलकर विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में अंत में गृह युद्ध छूट गया और उसके बाद उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ना तो वहाँ पे सत्ता की साझेदारी हुई, ना कोई अच्छा कानून बन सका और वहीं का वहीं रह गया। तो यही था आपका सत्ता का साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों ज़रूरी है। तो आप लोग को कोई बताना होगा कि सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी होने से विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का भावना ख़त्म हो जाता है। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं तथा अपना देश के विकास में योगदान देने लगते हैं। तो सत्ता की साझेदारी हमने देखा। सत्ता की साझेदारी अब है क्या, यह आप लोग समझिए। सत्ता की साझेदारी, तो देखिए इसके बारे में आप लोग को अगले चैप्टर में एक्सप्लेन पूर्वक समझना है। अभी इतना समझ लीजिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब इस प्रकार का सत्ता रहना चाहिए, इस प्रकार का सरकार रहना चाहिए, जिससे कि सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहे, कोई एक दूसरे का विरोध ना करे, सभी के मन का कानून बनना चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब मेनली यही हुआ कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, कोई किसी का विरोध कर रहा है तो उस पर एक अच्छा कानून बनाया जाए तथा उससे सभी लोगों को, जिसमें सभी लोग का मत प्राप्त हो, वैसा कानून बनाया जाए। सत्ता में साझेदारी का यही मुख्य अर्थ है। अब हम लोग को समझना है शासन का बंटवारा। हमारे यहाँ शासन का बंटवारा विभिन्न चरणों में किया गया है। शासन का जो बंटवारा किया गया हमारे यहाँ, यह 2 तरीके से किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं शासन का बंटवारा। शासन का बंटवारा, तो हमारे यहाँ भारत में शासन का बंटवारा 2 तरह से किया गया है। एक तो किया गया क्षैतिज बंटवारा और दूसरा है आपका स्तरीय बंटवारा। तो देखिए क्षैतिज का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि ऐसी रेखा को क्षैतिज कहते हैं और ऐसी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार के बंटवारा को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। अब यह इस प्रकार के बंटवारा का मतलब क्या है हम आगे बताएंगे। और स्तरीय बंटवारा मतलब इस प्रकार की बंटवारा को स्तरीय बंटवारा कहते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर होता है। चलिए अब इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्षैतिज बंटवारा एवं स्तरीय बंटवारा के बारे में। तो देखिए आप लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षैतिज बंटवारा के बारे में। क्षैतिज बंटवारा, तो देखिए क्षैतिज का मतलब हमने आपको बतलाया। क्षैतिज मतलब आपका होता है इस प्रकार से, यानी कि यह जो बंटवारा है यह इस प्रकार से बटेगा। तो क्षैतिज बंटवारा 3 रूप में बांटा गया है, 3 रूप में, और इनका अलग काम कार्य भी अलग होता है। सबसे पहला आपका होता है विधायिका, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका और आपका तीसरा होता है न्यायपालिका। तो यह जो आपका क्षैतिज बंटवारा है यह 3 रूप से बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए ये जो विधायिका है इसका काम क्या है, तो विधायिका का काम है आपका कानून बनाना। क्या काम है, तो कानून बनाना। और विधायिका में विधायिका के पद पर जो लोग रहते हैं, जो लोग नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम लोग कहते हैं विधायक। विधायक के बारे में हमने सुना होगा अपने आसपास के, जो भी विधायिका के पद पर रहते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं, जिनका प्रमुख काम होता है कानून को बनाना। अब यह कार्यपालिका का क्या काम है, तो कार्यपालिका का काम है कानून लागू करवाना कार्यपालिका का काम है। और इसमें जो पद पर लोग रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुलिसकर्मी। जो भी पुलिसकर्मी होते हैं वे सब रहते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। और अंत में न्यायपालिका का कार्य है कि जो लोग उस कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें दंडित करना, यह न्यायपालिका का काम होता है। और यह जो कार्य होता कहाँ है, तो यह आपका कोर्ट में यह कार्य होता है।
तो क्षैतिज बंटवारा ऐसा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्षैतिज बंटवारा में हमने आपको बताया कि यह जो कार्यपालिका है, इसमें कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। अब यह कानून लागू कौन करवाता है? ये पुलिस लोग कानून लागू करवाते हैं। तो एक बार इनका भी स्तर बांट लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग राज्य की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख पे होते हैं डीजीपी। सबसे प्रमुख पे रहते हैं डीजीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह एक राज्य में केवल एक ही होते हैं। ये जो डीजीपी हैं, एक राज्य में केवल एक ही होते हैं। बिहार के वर्तमान डीजीपी शायद राजविंद्र सिंह भट्टी है। आप श्योर हो लीजिएगा, जहाँ तक हमें जानकारी है बिहार के वर्तमान डीजीपी राजवीर सिंह भट्टी है। तो उसके बाद ये जो डीजीपी हो गए, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके बाद आपका है आते हैं डीआईजी, यह डीजीपी के बाद का पोस्ट है। फिर उसके बाद आते हैं एसपी के बाद आपके आते हैं डीएसपी, और डीएसपी के बाद बात करें तो आपके आते हैं एसएचओ के बाद आपके इंस्पेक्टर आते हैं, उसके बाद आते हैं एसआई, और लास्ट में फिर आपका कांस्टेबल, ये सब आते हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये जो कार्यपालिका है, इसका बंटवारा किया गया है। अब आपका कोई मुजरिम हो गया तो यह जो आपके पद का बंटवारा किया गया है, यह आपका न्यायपालिका का भी बंटवारा किया गया है। यह तो आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आ गया। कार्यपालिका आपका न्यायपालिका का भी बंटवारा किया गया है इसी रूप से। न्यायपालिका की बात कर रहे हैं तो मुजरिम यदि कोई अपराध करता है, मुजरिम मान लीजिए अपराध कर लिया, तो सबसे पहले यह इसका जो कोर्ट, इसका सुनवाई कहाँ होगा? न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में सबसे जाएगा लोअर कोर्ट में, फिर उसके बाद जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते हैं। इसमें इसका केवल बात एक ही लोग टाल सकते हैं, वह है राष्ट्रपति अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी कानून रद्द कर सकते हैं। कोई भी जो भी चीज़ कहे सुप्रीम कोर्ट, केवल राष्ट्रपति रद्द कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केवल और केवल राष्ट्रपति होते हैं, बाकी राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है। इसलिए किसी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है, उसके ऊपर उस पर कोई नहीं होता है। तो यह तो आपका क्षैतिज बंटवारा हो गया। आपका क्षैतिज बंटवारा हमने समझ लिया। अब आप लोग को समझना है स्तरीय बंटवारा। तो आपको ये जो शासन है, इसका स्तरीय बंटवारा का मतलब होगा कि आपका शासन इस प्रकार से बटाएगा 3 स्तर पर। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा केंद्र सरकार, दूसरा आपका हो जाएगा राज्य सरकार, और तीसरा आपका हो जाएगा स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार तो आप लोगों को समझ में आ गया, पूरा देश जिसमें हो वो हो गया केंद्र सरकार, जिसमें आप लोगों को केंद्र सरकार में आ जाएंगे आपके पीएम, और राज्य सरकार में आ जाएंगे आपके सीएम, जिसमें राज्य का हो। और आपका जो स्थानीय सरकार है, इसमें आपके जिला पार्षद हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे, एमएलसी हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे, यह सब इत्यादि आ जाएंगे स्थानीय सरकार में। तो पीएम का क्या कार्य होगा? तो इसके लिए अलग अलग सूची बांटा गया है संविधान में, सभी के लिए कार्य के लिए अलग सूची बांटा गया है। तो पीएम का कार्य संघ सूची के अंतर्गत का कार्य पीएम संभालते हैं, और फिर राज्य सूची के अंतर्गत का कार्य सीएम संभालते हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत का कार्य दोनों संभालते हैं। तो ये सूची के बारे में भी हम लोग को अगले चैप्टर में ढंग से पढ़ना है। तो यह तो हमने समझ लिया कि शासन का बंटवारा हमारे देश में किस प्रकार से है। आशा करते हैं कि आपको यह शासन का बंटवारा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका क्या टॉपिक है इस चैप्टर में? तो इसके बाद आप लोग का टॉपिक है इस चैप्टर में लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। अब ये लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है? तो लोकतंत्र में लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु व्यवहार में इसमें अंतर दिखता है। सिद्धांत और व्यवहार में इसके अंतर को लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। अब यह इसका परिभाषा जब आप देखिएगा तो लोकतंत्र जो है यह समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, जिसमें आपका जब इसका सैद्धांतिक रूप देखिएगा, सैद्धांतिक रूप मतलब संविधान में देखिएगा तो इसमें कुछ और ही लिखा होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में व्यवहार में जब आप देखिएगा तो इसमें अंतर दिखता है। यही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहलाता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि संविधान में कुछ और लिखा है, लिखित कुछ और है और लोग करते हैं कुछ और हैं।
तो अब ये कैसे होता है, तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। पहले हम लोग संविधान के 2 अनुच्छेद का उदाहरण लेंगे। पहला अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या है, तो पूरे भारतवर्ष में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अंतर नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आपका संविधान अनुच्छेद 15 कहता है। और एक और आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत के नागरिक को भारत में किसी भी स्थान पर निवास करने का हक है, कहीं भी जाकर के निवास हम लोग कर सकते हैं। यह हमारा 15 कहता है कि किसी भी प्रकार का अंतर ना हो, और आपका 19 कहता है कि कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं। लेकिन यह तो आपका सैद्धांतिक रूप से हो गया जो संविधान में लिखा है। लेकिन जब आप व्यवहार देखिएगा, असल ज़िंदगी में देखिएगा, तो बहुत सारे देश में आप आए दिन खबर सुनिएगा कि महाराष्ट्र में, मैसूर में, असम में, सिक्किम में, लुधियाना में बिहारी और हिंदी भाषी लोगों को क्षेत्र के आधार पर मारा पीटा जा रहा है। बहुत अभी तो बहुत पुराना खबर हम आपको बतला रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग एग्ज़ाम देने गए थे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उनको यह कहकर भगा दिया गया वहाँ से कि तुम बिहार से हो। मतलब इतना नीच लोग क्षेत्र को भी इतना हीन भावना से देखते हैं, जिससे कि लोगों में जो सैद्धांतिक रूप से जो लिखा गया संविधान में और व्यवहार में पूरा का पूरा अंतर हो जाता है। यहाँ पे जब आप बिहार के हैं और साउथ साइड में चल जाइएगा, वरना आपका साउथ साइड में चल जाइएगा, MP, महाराष्ट्र, गोवा जैसे विकसित देश में चल जाइएगा, तो वहाँ पहनावा को लेकर के आपके लिए हंसेंगे लोग, आपको गजब हीन भावना से देखेंगे। तो यही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है कि आपका लिखा कुछ और चीज़ है, लेकिन लोग यहाँ पे जो व्यवहार कुछ और किया जा रहा है। बाकी आपका जो चैप्टर है इसमें और इम्पोर्टेंट चैप्टर 2-3 है और इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक है, चलिए उसे कवर कराते हैं। आपका अगला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, यह धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो विभिन्न धर्म एवं जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मतलब वैसा शासन प्रणाली जहाँ पे धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाएगा, वह धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो यह हमारे संविधान का बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं प्राप्त है। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका टॉपिक है परिवारवाद। यह परिवारवाद क्या है, तो परिवारवाद का मतलब एक अपना शासन बचाए रखने के लिए कोई नेता या कोई आदमी अपने परिवार के या अपने जान पहचान के लोग को अपना पद दे देते हैं, चाहे वह उस लायक हो या ना हो। यही प्रक्रिया परिवारवाद कहलाता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण आप देख सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके जो बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, वह इनके बाद प्रधानमंत्री के पद पर बनी। फिर उसके बाद इनके जो बेटा थे राजीव गांधी, यह भी इंदिरा गांधी के बाद पद पर बने थे प्रधानमंत्री के। फिर उसके बाद इनकी जो बेटी थी, यह भी, इनका नाम है सोनिया गांधी, यह भी इस नेतागिरी में आई, राजनीति में आई। और उनके जो बेटा हैं सोनिया गांधी की, राहुल गांधी, वह भी अभी इस हमारे भारत की राजनीति में है, हमारे विपक्ष में खड़े हैं। तो आप जब देखिएगा तो यह पंडित आज़ादी के समय से यह परिवारवाद चल रहा है और अभी तक यह चलते ही आ रहा है। तो यही एक आपका उदाहरण है हमारे भारत में। या फिर बिहार की बात करें तो बिहार में पहले लालू जी राज की इतना दिन, अब अपने दोनों बेटा को इसी राजनीति में घुसा रहे हैं, तेज प्रताप को और तेजस्वी को। तो यह हमारे बिहार में तो परिवारवाद बहुत ही बड़ा बहुत ही बुराई का चीज़ है यह परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद जहाँ आ गया वहाँ पे विकास कभी नहीं हो पाएगा। लोग अपने परिवार को अपना पद दे देते हैं, चाहे उनमें कोई किसी प्रकार का कोई भी एथी हो या ना हो, गुण हो या ना हो। तो आपके इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, इतना ही है, 2-3 टॉपिक था। बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ही आपका आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह आपका, जैसा कि हमने बताया, सब चैप्टर अपने में बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर से भी काम का क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, जो हम आपका देखेंगे। तो अभी तक आप लोग का कुल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
जिसमें 13 ठे क्वेश्चन को 20 बार पूछा गया है। तो 13 ठे क्वेश्चन हम लोग को करवाना है, टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को लाते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है चैप्टर 1 सिविक्स का। इसमें आप लोग का जो पहला प्रश्न है वह है धर्मनिरपेक्षता क्या है। ये जो धर्मनिरपेक्षता क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में यह 2 बार पूछ लिया गया है। कब पूछा गया है तो 2019 में एक बार पूछा गया है द्वितीय पाली में, और एक बार 2022 में आप लोग का पूछा है प्रथम पाली में। तो हमने आपको बतलाया कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। उसका यहाँ पे आप लोग को उत्तर लिखना है कि वैसा राज्य एवं देश जहाँ किसी भी धर्म या जाति को विशेष अधिकार प्राप्त ना हो और वहाँ के लोग को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए पूरी छूट हो, वैसी व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी जाति को वहाँ विशेष अधिकार नहीं प्राप्त हो, सब लोग अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है तथा वैसी व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 3 बार अभी तक पूछ लिया गया है कि बिहार के लोकतंत्र में परिवारवाद किस प्रकार रुकावट है, परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यह क्वेश्चन आप लोग का 3 बार पूछा गया है। एक बार आपका 2014 में पूछा गया इस प्रश्न को, फिर उसके बाद 2017 में पूछा गया इस प्रश्न को, फिर 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया, और तीनों बार यह जो प्रश्न है यह लॉन्ग आंसर में पूछा है। मतलब एक बार 7 नंबर का पूछा है, फिर आपका 4 नंबर का वह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि यह लॉन्ग है तो थोड़ा बड़ा है। तो बिहार की राजनीति में 1980 ईस्वी से पहले परिवारवाद की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि 1980 ईस्वी तक बिहार के राजनीति में लालू जी का प्रवेश नहीं था। अब इसका आरंभ राजद के शासन से शुरू होने के बाद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनके 2 साले एक साथ विधानसभा में प्रवेश कर गए। इसके अलावा विधायकों के पुत्र, उनकी पत्नियां और रिश्तेदार राजनीति को प्रभावित करने लगे। यदि संवैधानिक दृष्टि से देखें तो कहीं की भी गलती नहीं नज़र नहीं आती, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से इसे सरासर गलत मानना चाहिए। जहाँ तक जातिवाद का प्रश्न है तो यह तो संविधान के लागू शुरू हो गया था। लगभग 80% निर्वाचित जाति पर आधारित होते थे। वह स्थिति आज भी बदली नहीं है। उम्मीदवारों बनाते समय यह देख लिया जाता है कि क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है। जिससे जाति की संख्या अधिक रहती है उस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जातिगत राजनीति में दिक्कत तब पैर होती है और जब अधिक उम्मीदवार उस जाति में खड़े हो जाते हैं तब यह देखा जाता है कि किसकी पृष्ठभूमि मजबूत है। यदि दूसरा उम्मीदवार छोटा या नई पार्टी का हुआ तो वह हार जाता है, लेकिन कुछ न कुछ वोट तो वह काट ही लेता है। तो देखिए इसका आप जब पढ़िएगा तो इसे समझ में नहीं आएगा। चलिए हम बतलाते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है 2 प्रश्न, एक है परिवारवाद एवं एक है जातिवाद, यह किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो परिवारवाद यदि आपका सबसे पहले पूछेगा परिवारवाद किस प्रकार से प्रभावित किया गया है, तो परिवारवाद में आप लोग को लिखना होगा कि 1980 तक बिहार के राजनीति में यह परिवारवाद का कोई भी नाम निशान नहीं था, क्योंकि उस वक्त लालू जी का प्रवेश नहीं था, लालू यादव का प्रवेश नहीं था। परंतु उसके बाद जब लालू यादव आए बिहार की राजनीति में, तब उनकी पत्नी, उनके 2 साले एक विधानसभा में प्रवेश कर गए। इसके अलावा उनके विधायकों के पुत्र, उनकी पत्नियां, उनके रिश्तेदार राजनीति को प्रभावित करने लगे। संविधान की दृष्टि से तो ये सही है कि अपना कोई भी व्यक्ति बन रहा है, लेकिन यदि आप नैतिकता की दृष्टि से देखें कि जितना गंवार अनपढ़ लोग हैं सब बिहार में राजनीति में प्रवेश कर गए। तो यह था आपका परिवारवाद। अब बात करते हैं जातिवाद का। तो जातिवाद भी बिहार के राजनीति को बहुत ही डेंजरस रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे जब भी निर्वाचन होता है, जब भी यहाँ पे चुनाव होता है, तो जिस उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है सबसे पहले देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है और उसी जाति का उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा किया जाता है, ताकि उनके उम्मीदवार को उन जाति के आधार पर वहाँ पे वोट मिल पाए। और यदि एक ही जाति के ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं तब वहाँ पे देखा जाता है कि किसका पृष्ठभूमि मजबूत है। यानी कि यदि कोई नया आदमी खड़ा हुआ है, छोटी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ है, तो वह उसी वक्त हार जाता है, और जो बड़ी पार्टी के आदमी हैं वह बिहार के राजनीति में प्रवेश किए ही रहते हैं।
तो यही आपको लिखना होगा एग्जाम में कि बिहार के राजनीति को परिवारवाद और भाईवाद कैसे प्रभावित किया है। चलिए अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। तो आप लोग को लैंगिक से तो समझ में आ गया होगा कि लिंग के आधार पर जो विभेद होता है। तो लिंग के आधार पर समाज में महिला व पुरुष में जो भेद किया जाता है उसे लैंगिक विभेद कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीति व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। पुरुष प्रावधान समाज, कन्या भ्रूण हत्या, उच्च मातृ मृत्यु दर, कन्या शिशु की उपेक्षा, पुरुष शिशु के लिए प्राथमिकता, स्त्री प्रताड़ना आदि लैंगिक असमानता के मुख्य कारण हैं। तो देखिए आपका लैंगिक असमानता पूछेगा क्या है, तो आपको इतना लिख देना होगा बस। लेकिन पूछेगा कि इसके क्या कारक हैं, तो इसके कारक को आपको लिखना होगा कि पुरुष प्रधान समाज में, फिर कन्या भ्रूण हत्या जो भ्रूण में ही हत्या कर दिया जाता है, फिर मातृ शिशु दर, कन्या शिशु की उपेक्षा, पुरुष शिशु के लिए प्राथमिकता, स्त्री प्रताड़ना आदि इस सब के कारण हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लैंगिक विभेद समझ में आ गया होगा कि लिंग के आधार पर जो समाज में विभेद किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार जातिगत असमानता है। यह भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आपका 2 बार पूछा गया है, 2017 में और 2020 में। तो देखिए आपको लिखना होगा कि भारत में श्रम विभाजन के आधार पर जातिगत असमानता जारी है। जैसा कि कुछ देशों में भी है, भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा के आधार पर लगभग वंशानुगत पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्वतः चलता जाता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्थाएं जाति का रूप ले लेती है। यह व्यवस्था जब अस्थायी हो जाता है तब वह श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाने लगती है। वास्तव में इसे ही हम जाति के नाम से जानने लगते हैं। खासकर शादी विवाह और अन्य अनिवार्य व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इस प्रकार भारत में शादियों में जातिगत असमानता जारी है। तो देखिए जो भारत में श्रम विवाह जाति है, यह एक जाति आपके कार्य के हिसाब से बांटा गया है, और यह जो जाति है यह आपके कार्य को मजबूर करता है कि यही कार्य आपको करना है, जो कि भारत में शादी विवाह के अवसरों पर मुख्यतः देखा जाता है। यही भारत में है पाया जाता है कि जो शादी विवाह पर मुख्यतः देखा जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अन्य 3 क्वेश्चन भी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसे आपको देखना जरूरी है। पहला, क्षेत्रवाद क्या है। तो अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना क्षेत्रवाद कहलाता है। नस्लवाद क्या है। तो किसी और राज्य, क्षेत्र और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाना नस्लवाद कहलाता है। और रंग भेद क्या है। तो मानवों के गोरा एवं काले रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। तो यह 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि आपको देखना था, और ये क्या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जिसे हम लोग जो फटाफट से करवा देते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 3 बार पूछा गया, 2011 में, 13 में और 18 में, कि बिहार में या भारत में के विकास में महिलाओं का योगदान क्या है। तो इसका आप उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे कि बिहार का राष्ट्र का जीवन महिला एवं पुरुष दोनों के योगदान पर टिका होता है। घरेलू का कामकाज अपनी परिपूर्ण क्षमता से दिन भर श्रम करने वाली महिलाओं के बिना पुरुष ने न तो स्वतंत्र उपार्जन कर सकते हैं, ना ही संतति की परवरिश कर सकते हैं। कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर योगदान कर रही हैं। आज महिलाएं ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही हैं। ये वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, प्रबंधक, वैज्ञानिक हैं एवं संचार, कंप्यूटर क्षेत्र में अतुल्य योगदान दे रही हैं। तो आजकल के ज़माने में महिलाएं पुरुष से पीछे ही नहीं, आगे ही चल रही है, क्योंकि इसी के बारे में आप लोगों को लिख देना है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं। चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वह घर का देखभाल करना हो, या बिजनेस में हो या जॉब में हो, हर एक चीज़ में। राजनीति में भी आप लिख सकते हैं, हर एक चीज़ में महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ कर रह रहा है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हमने चैप्टर करवा दिया। आपका चैप्टर कंप्लीटेड हो गया। चैप्टर 1 जो था आपका फुल्ली डन हो गया। इसका हमने कॉन्सेप्ट भी जितना बेसिक था कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। बाकी चैप्टर 2 और 3 में थोड़ा ज़्यादा है, तो उस सब वीडियो लंबा होगा। इसका कॉन्सेप्ट करवा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सब्जेक्टिव करवा दिया। अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और जो अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए उनको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें मैसेज करिएगा तो आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।